नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी है, हृदयस्पर्शी कहानी भी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति की है जिन्हें उनका बेटा और बहू धोखा देकर उनसे उनका व्यापार आदि सब कुछ छीन लेते हैं। आगे क्या होता है कहानी में सुनते हैं। कहानी का नाम है भरोसा। सुदर्शन जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे रमेश और सुरेश भी उन्हीं के साथ रहते थे, कारोबार में लग गए थे। सुदर्शन जी को अपने बच्चों पे बड़ा भरोसा था। वे अपने सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी जानकी जी स्वभाव से बड़ी भली थी और हमेशा भक्ति भाव में लगी रहती थी। पर एक घर एक ही कारोबार, पर फिर भी आपस में मतभेद तो हुआ ही करते थे। रमेश बड़े होने के नाते ही अपने ही चलाया करता था। घर के हर फैसले में उसकी ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे सुरेश को बड़ी अखरती थी। रमेश की पत्नी आंचल भी रमेश का बराबर साथ दिया करती थी। वो अभी तक रमेश का लिहाज करता था। सुरेश अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़कियां देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों को उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। मेरी बहन ही है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। रमेश: हाँ भाई, ये प्यार वार छोड़, शादी जीवन भर का नाता है और काव्या इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी तो फायदा ही होगा। तू ज्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी भी तो शादी पापा ने की थी। आज हम दोनों कितने खुश हैं, देख। सुदर्शन जी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्हें लगा कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वो सही ही होगा, और सास जानकी जी भी अपनी स्वीकृति देने लगी। सुरेश और काव्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अचल की हर पैसे पर नजर थी कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा था। यूं तो वो अपनी ममेरी बहन को ही देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी, बहन की तरह नहीं। परिवार की बड़ी बहू आंचल चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे उसके देवर की भी हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब आंचल बहू बनकर आई थी तो कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाए थे। अब 3 सालों में घर की स्थिति ही बदल गई है। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में कंचन बरस रहा था तो जानकी जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर भी ले लिए। ये बात आंचल से बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने सारे जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सभी जेवर चाहिए जो छोटी के लिए बन रहे। घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा भी तो बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया, ये तो मैं ही लूंगी। आंचल बेटी, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। फिर जो छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ वो तुम भी पहना करना, आखिर दोनों बहनें ही तो हो तुम। नहीं मम्मी, जब तक काव्या कुंवारी है मेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही तो वो मेरी देवरानी बन जाएगी, और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए भी होगा। देवरानी का क्या भरोसा, कब गहने देख कर पलट जाए। जानकी जी समझ गई कि बड़ी बहू छोटी बहू के घर में आने से पहले ही उससे अपनी बराबरी और तुलना करने लगी। आखिर उन्होंने वही किया जो आंचल कह रही थी। सुरेश और काव्या की शादी हो गई। पहले सुरेश काव्या को समझ नहीं पाया था, पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि काव्या बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार लड़की है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती और मम्मी पापा की भी बड़े मन से सेवा करती। इतनी अच्छी पत्नी पाकर सुरेश भी खुश रहने लगा था। सुरेश अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का बहुत सम्मान और लिहाज करता था। भैया की कोई बात टाला नहीं करता था और कोई भी काम करता था तो बड़े भैया से पूछकर ही करता था। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा, भैया मुझे एक नया लैपटॉप लेना है, काव्या के लिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है, उसके पापा और हमारा एक ही चीज का कारोबार है, इसलिए वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है। उसे इस काम का अनुभव है, वो चाहती है कि ये काम करे जिससे उसका मन भी लगा रहे। सुरेश, मन तो घर के कामों में लगाना चाहिए, रमेश समझाने लगा, और आंचल भी तो घर में ही रहती है,
भिखारी काव्या को कारोबार से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं तो सही, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फर्ज है कि वो घर संभाले। बेकारी घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर कौन संभालेगा? लेकिन भैया वो इसीलिए तो लैपटॉप लेने के लिए कह रही है, जिससे वो घर भी संभाल सके और घर से ही ऑफिस का काम भी कर सके। सुरेश ने फिर से आग्रह किया। तभी आंचल आ गई। ये क्या बात हुई? मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल ही रही हूँ, और अब रसोई संभालने की जिम्मेदारी काव्य की है। अगर वो ऑफिस का काम देखने लगी तो घर का काम कैसे करेगी? कहने को तो घर से करेगी, पर काम को तो समय देना ही होगा। रमेश और आंचल दोनों ने काव्या को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। सुदर्शन जी बैठे बैठे उन तीनों की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा कि रमेश और आंचल जो भी कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। सब काम छोड़कर अगर घर से ही वो काम भी करने लगी तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनके दोनों बेटे जो उनका कारोबार संभाल रहे थे, इसलिए आजकल सुदर्शन जी भी घर में ही रहकर आराम करते थे। काव्या नई बहू थी और आंचल की छोटी बहन भी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। उसे लगा कि वो तो अभी अभी आई है, आते ही हर चीज के लिए जिद करना भी सही नहीं है, इसलिए वो अपना घर संभालने में लग गई। एक दिन काव्या ने आंचल के कहने पर मूंग दाल का हलवा बनाया। आंचल ने हलवा चखा। अरे मम्मी जी देखो तो, हलवे की सिकाई ठीक से नहीं हुई, पूरा घी भी नहीं डाला, और मीठा भी कितना कम है। मैं तो आपको मालूम है कितना अच्छा हलवा बनाती हूँ। काव्या को देखा, इतना महंगा सामान बिगाड़ दिया। मैं तो इसे छोटी बहन समझकर लाई थी, पर मुझे क्या पता था कि इसको तो काम करने का ढंग ही नहीं है। जानकी जी के काम कान भरने में आंचल कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह यही चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी में दूरियां ही बनी रहे। जानकी जी कुछ बोली नहीं, पर आंचल काव्या की बनाई हुई रसोई में कोई न कोई नुक्स निकालकर उसे डांट लगवाने में लगी रहती थी। जानकी जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती कि घर में छोटी बहू की कोई तारीफ करे। एक दिन रमेश भी ऑफिस से गुस्से में आ गया और जानकी जी से कहने लगा, मम्मी, आज तो आपके लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। सुरेश को काम करने का जरा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा होकर गंवार का गंवार रह गया। अरे बिजनेस में भी कोई भावनाएं देखी जाती है? बिजनेस तो दिमाग से होता है, बिजनेस बिजनेस के तरीके से होता है। वो देसाई जी को लाखों का माल बिना पूरा पैसे लिए दे दिया। अब बचा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। मम्मी, देसाई जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में है, माल बिकते ही वो पैसा दे देंगे। अब थोड़ा सा विश्वास तो बिजनेस में भी रखना ही पड़ता है। अभी विश्वास करेंगे तो आगे भी वो हमसे ही माल लेंगे। सुरेश ने अपनी सफाई दी। जानकी जी और सुदर्शन जी ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन दोनों ही कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनका बोलना कोई मायने अभी रखता ही नहीं था। घर में उनकी बड़ी बड़ी बहू आंचल की ही चलती थी। बेटा रमेश तो वही करता था जो आंचल चाहती थी, और कहता था वही जो आंचल उससे बुलवाना चाहती थी। आंचल भले ही ऑफिस नहीं जाती थी, पर उसे घर के कारोबार और लेन देन की पूरी जानकारी थी, और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम किए जा रही थी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे। कागज और लेन देन, रुपए पैसों का काम रमेश खुद संभालता था और पैसा खुद ही जाकर बैंक में जमा करवाता था। उसने सुरेश को केवल बाहरी कामों के लिए लगा रखा था। सुरेश को भी अपने बड़े भैया पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो कुछ कहता नहीं था। लेकिन अब काव्या धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। सुरेश आकर उसे रोज की बातें बताया करता था, तो वो अपनी सलाह भी दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से सुरेश को फायदा होने लगा था, इसलिए वो जिद कर रहा था कि काव्या को भी बिजनेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू की ये दशा देखकर अब जानकी जी और सुदर्शन जी को भी महसूस हो रहा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबर से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो रमेश हर बात में सुरेश को दबा रहा था, अपनी ही मनमानी करता जाता था, और उसकी पत्नी आंचल उसका बराबर से साथ दे रही थी। छोटा बेटा और बहू इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हैं। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकी, और कार वाला कार की चाबी रमेश को दे गया। नई कार को देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले भी ली और मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि आपने कब कार बुक करी। जरा तो खबर लगने दी होती।
और फिर घर में पहले ही से तो 2 कार हैं, तीसरी की जरूरत कहाँ थी? सुरेश बोला। अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो लिए, कोई हवाई जहाज तो नहीं लिए लिया। और मैं तुझे क्यों बताता, मैंने तो पापा को भी नहीं बताया ये। बड़े भाई का तमतमाया चेहरा और घमंड से भरी बातें सुनकर सुरेश उस समय तो चुप रह गया। वह अभी तक भाई का आदर और लिहाज करता था, लेकिन मन ही मन वह बुरी तरह से आहत और अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं रमेश की तेज आवाज घर में स्त्रियों ने और सुदर्शन जी ने भी सुन ली थी। काव्या को भी रमेश की गर्भोक्ति ने सुरेश की तरह ही बुरी तरह अपमानित और परायपन का भी एहसास करवा दिया था। वहीं आंचल अपने पति का रौब दाव देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी। सुदर्शन जी मन ही मन सब समझ चुके थे, लेकिन जानकी जी ने रमेश की आवाज सुनी तो वो परेशान और चिंतित हो गई। उन्हें सुरेश और काव्या की फिक्र हो गई। उन्होंने सुदर्शन जी से सुरेश और काव्या के भविष्य को लेकर अपनी चिंता और फिक्र जाहिर की। ये भी कहा कि उन्हें अब रमेश की नियत पर और भाई पर प्यार पर शक हो रहा है। सुदर्शन जी ने कमरे में उन्हें सारी बातें समझा दी। उस रात जानकी जी ने काव्या और सुरेश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, सुनो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों के रहते ही तुम दोनों मेरे सामने ही अलग हो जाओ, जिससे कि तुम अपने हिसाब से अपना कारोबार संभाल सको। यहाँ तो हर जगह मैं देख रही हूँ कि रमेश की ही चलती रहती है, इसलिए सुरेश थोड़ा पीछे रह गया है और काव्या भी कारोबार में अपना सहयोग उसकी मर्जी के मुताबिक दे नहीं पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ अन्याय नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। रमेश और आंचल भी वहीं आकर बैठे हुए थे और सुदर्शन जी भी बैठे हुए थे। सुदर्शन जी के कहने पर ही जानकी जी ये सब बातें कह रही थी। जब रमेश ने ये सुना तो वो बौखला गया। आप क्या कर रही हो माँ? हम दोनों भाइयों में कोई अनबन नहीं है। तुम हमारे बीच में मनमुटाव पैदा कर रही हो और बंटवारे की बात क्यों कर रही हो? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। माँ, आप बंटवारे की बात क्यों कर रही है? सुरेश ने भी कहा। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। हमें बंटवारा नहीं चाहिए माँ। कारोबार बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। बेकारी बिजनेस का अगर बंटवारा हुआ तो जगहसाई होगी। कोई जगहसाई होगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी जिंदगी पूरी इज्जत से जिए। जिस तरह सुरेश तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है रमेश, वैसे तू तो कभी उससे कुछ पूछता नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा तुझे ऐसे कि उसकी कोई सलाह लेकर तू काम करता हो। हर काम पूरा होने के बाद ही तू उसे बताता है। सुरेश और काव्या को भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। वो दोनों सारी जिंदगी तेरे मातहत बनकर तेरे आगे पीछे नहीं घूमते रहेंगे। जानकी जी ने कहा, मम्मी, आखिर आपने आज बता ही दिया कि आप मुझसे ज्यादा सुरेश से प्यार करती हो। रमेश गुस्से में आकर बोला, वो ही आपका लाडला है। आपने हमेशा उससे ज्यादा प्यार किया है। रमेश चिल्लाता ही जा रहा था। अब सुदर्शन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पहले तो रमेश को धीरे बात करने के लिए कहा, लेकिन जब रमेश ने मानी नहीं उनकी बात तो वो एकदम उठे और उन्होंने उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो भी चिल्लाकर बोले, नालायक, अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। अरे, सुरेश तो तेरे 4 साल बाद पैदा हुआ है। तुझे इससे तो 4 साल ज्यादा प्यार मिला है कि नहीं? बोल। तू तो पहलौठी का लड़का है। तेरी माँ ने बड़े लाड़ और चाव से तुझे पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खुल गई है। तू समझ के रख सारी बात। अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तेरी पोल खुलने के डर से। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था। मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी कर ली है। तू काम तो सुरेश से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है ना तो घर में दे रहा है ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और आंचल के नाम से जमीन और फ्लैट ले रखे हैं और घर में किसी को कोई खबर नहीं है। बता, बताया है तूने? तेरी इच्छा, तेरी मंशा मैं समझ चुका हूँ। तू धीरे धीरे सारा कारोबार हथिया लेना चाहता है और सुरेश और काव्या के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। हम दोनों आज है तो कल नहीं रहेंगे। तब बेचारे दोनों सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी। बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू पूरा कारोबार अकेला ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। सुदर्शन जी गुस्से में तमतमाते हुए कहते जा रहे थे। सुरेश और काव्या ने यह सुना तो चौंक गए। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ में धोखा कर रहे थे और वे बेचारे उनके ऊपर भरोसा रखे हुए थे। उन्हें तो इसकी कानो कान खबर नहीं थी। जानकी जी भी ये सब सुनकर हैरान हो गई।
उन्होंने भी रमेश को एक थप्पड़ और दे मारा। अपने ही माता पिता से धोखा करते तुझे शर्म नहीं आई? अरे हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने तुझे बड़ा बेटा समझ के सारा कारोबार तेरे हाथ में सौंप दिया था। तो अपने माँ बाप और भाई का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? लेकिन सुन, मैं माँ हूँ। मैं अपने संतान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। सुनिए जी, आज ही अपने समाज के 2-4 लोगों को बुलवा लीजिए और उनके सामने इन दोनों के बीच में हर चीज का बंटवारा सही सही करवा दीजिए। सुदर्शन जी ने वैसा ही किया। अपने समाज के 4-5 लोगों को बुला लिया और उनके सामने उनकी साक्ष्य में घर और कारोबार का बराबर से बंटवारा कर दिया। रमेश और आंचल ने जो जमीन और फ्लैट ले रखे थे उसका भी सही रूप से बंटवारा करवा दिया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहते हैं। सुरेश के हिस्से वाला बिजनेस में काव्या ने भी बराबर से हाथ बटाना शुरू कर दिया था। छोटे बेटे के कारोबार में भी अब अच्छी बढ़ोतरी हो रही थी। दोनों दंपत्ति अपने छोटे बेटे बहू के साथ खुशी खुशी से रह रहे थे। अब उन्हें लगता था कि वे चैन की सांस लेते हुए ही चैन से आखिरी सांस भी ले सकते हैं। विश्वास पर ही तो हर रिश्ता चलता है। जहाँ विश्वास टूटा वहीं खून के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं और बंटवारा हो जाता है। सुदर्शन जी ने घर का बंटवारा करके अपने बेटे बहू के साथ सही किया था। आपको क्या लगता है, सही किया था ना या गलत? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।